हेलो एवरीवन। क्लास 10 हमने एक्सरसाइज 1.1 शुरू की थी और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी हो तो जरूर देखें। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें भी हमें 3 नंबर दिए गए हैं जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एचसीएफ एंड एलसीएम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 12, 15 एंड 21 इनका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको सिखाया था कि पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 6 जा, 3 जा एंड 1 जा। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 2 टाइम एंड 3। अगेन यहाँ पे 20 आपके पास है 15 को भी ऐसे ही करना है। 2 से ही जाएगा नहीं तो हम देंगे 3 से। 3 5 जा 15 और 1। इसके लिए भी हमें कुछ ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, 15 3 इंटू 5 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 21 जो इसमें है इसको भी आपको करना है 3 से। 3 7 जा 7 1 जा। अगेन 21 को आपको लिखना है 3 इंटू 7। अब हमें इसमें निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो कैसे निकालना है? रूल वही है जो हमने 2 नंबर में किया था। एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए क्या करना है, आपको तीनों में जो कॉमन है वो लेना है। तो देखिए 3 3 एंड 3 ये तीनों में कॉमन है और एक बार आया है तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 3। 2 इधर है, 2 बार इधर है ही नहीं और इधर भी नहीं है तो 2 नहीं आएगा। 7 भी उधर है लेकिन इन 2 जगहों में नहीं, इसलिए 7 नहीं आएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आया? 3। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम के लिए मैंने आपको कहा था कि सब जो नंबर है वो सारे नंबर लेने हैं और उनके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में लेने हैं। तो जैसे देखिए 2 इसमें 2 टाइम है तो 2 इसमें 2 टाइम आएगा। 3 एक बार आएगा। 5 एक बार है। 7 एक बार। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420। तो हमारा ये आ गया एलसीएम एंड ये आ गया एचसीएफ। तो हमारा जो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो आपको इतना ही करना है। इसमें वेरीफाई हम नहीं करेंगे क्योंकि एक तो इसमें 3 में 2 वाला रूल लगता भी नहीं है और दूसरा इसमें हमें मांगा भी नहीं गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 17 हम देखते हैं। 17 के सिवा किसी से डिवाइड नहीं होता तो 17 में 17 ही जाएगा एक बार। 23 भी वही है, कोई से डिवाइड नहीं हो रहा है, 23 से ही जाएगा। और 29 में भी ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो ये 29 से जाएगा 1 टाइम। तो 17 23 एंड 29 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो इनके कोई भी और फैक्टर हमें मिलेंगे नहीं 1 के अलावा। तो इसमें जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं, देखिए 1 ही कॉमन है। तो हमेशा जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ क्या आता है? 1। और उनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम के लिए हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो अब हमको इसका आंसर निकालना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई 17 पहले 391। 17 3 जा 51, 5 कैरी, 2 जा 34 एंड 5 39। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 29 से। तो 9 1 जा 9, 9 9 जा एक बार हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। 17 3 जा 51, 5 कैरी, 34 एंड 39। ओके। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1, 8 कैरी, 9 3 जा 27 एंड 8 35, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7। यस, 1 1 3 3 9। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 3 जो थर्ड पार्ट है तो इसमें जब हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आता है 2 4 जा 8, फिर 2 से गया और 2 1 जा 2, यानी 8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के लिए हम 3 से करेंगे क्योंकि ये 2 से जाएगा नहीं तो हमको मिला ये। तो 9 इक्वल टू 3 इंटू 3। और 25 के लिए
5 2 टाइम हमें मिलेगा। अगेन इसका एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन हमें नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ 3 बार 2 है, या 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या हो गया? 1। और एलसीएम क्या होगा? जब कुछ कॉमन नहीं है तो ये सब जो है ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आपका 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 करके जो आएगा वही आंसर है। या आप इनके फैक्टर्स को भी यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए बेटर तो वही है कि वैसे हमें फैक्टर लिखने चाहिए। तो हम 2 को 3 टाइम लिखते हैं, 3 को 2 टाइम लिखते हैं, मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ये 8 इंटू 9 इंटू 25 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 25 इंटू 8 करते हैं, क्योंकि इससे इजी हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाई 9, तो आंसर आएगा 1800। तो हमारा एलसीएम आ रहा है 1800 एंड एचसीएफ आ रहा है 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 क्या कहता है? चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। 6 टू द पावर n जो है इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये होता है 2 इंटू 3, और इसके पावर में हम n इस तरीके से लिखें अकॉर्डिंग टू हमारा एक्सपोनेंट जो रूल है। और यहाँ आएगा 2 के पावर में n एंड 3 के पावर में n। यहाँ आएगा 2 के पावर में n एंड 3 के पावर में n। तो देखिए अगर किसी नंबर का एंड अगर 0 से हो रहा है, इसके मतलब यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए ये 2 और 5 होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 इंटू 2 के पावर में m और 5 के पावर में n इस फॉर्म में हो तो ही उसका जो नंबर का एंड है वो 0 से होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो उसमें फैक्टर आने चाहिए 2 एंड 5, चाहे 2 के पावर में कितना भी हो, 5 के पावर में कितना भी हो। लेकिन यहाँ पे 2 के पावर में n है, लेकिन 3 के पावर में n है साथ में, 5 नहीं है। तो अगर यहाँ 5 होता तो ये एंड विद 0 होता, और नहीं है इसलिए नहीं हो सकता। चाहे यहाँ कोई भी नंबर आ जाए n की जगह, भले आप n की जगह 10 लिखिए चाहे 0 लिखिए, इसमें हमारा एंड विद 0 नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे सिंस it is not in the form two to the power m and 5 to the power n, so it can't end with digit 0। तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो देखिए मैंने आपको 1.1 जब स्टार्ट की थी तभी समझाया था कि कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स के? एक वो नंबर खुद और एक 1। लेकिन अगर प्राइम नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स हमें मिले तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होके क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक प्राइम नंबर 5 हमने लिया, अगर इसके हम फैक्टर्स देखते हैं तो एक आता है 1, एक आता है 5। 17 इज ए प्राइम नंबर, इसके भी फैक्टर 1 एंड 17। तो 2 ही फैक्टर्स हमें इनके मिलते हैं। अगर इसमें तीसरा फैक्टर आता है दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जैसे देखिए 4 को अगर हम ब्रेक करें तो 4 में एक 1 मिलता है, एक 2 मिलता है और एक 4 खुद मिलता है। 3 इसके फैक्टर्स होते हैं। तो जब 3 फैक्टर्स होते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर बन जाता है। तो ये जो नंबर्स हैं पहले हमको इसको चेक करना है कि ये क्या है। तो देखिए यहाँ और यहाँ बीच में क्या दिया है? प्लस। तो हम इन दोनों में 13 कॉमन ले लेंगे। तो जब 13 कॉमन लिया जाएगा, पहले हम नंबर लिख लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें आप 13 कॉमन लीजिए तो आया 7 इंटू 11 प्लस 1, क्योंकि देखिए यहाँ से 13 चला गया, यहाँ से 13 चला गया, इन दोनों जगह पे क्या आ जाएगा? 1। अब देखिए 7 इंटू 11 इज 77 और 1 जुड़ गया तो 78। 78 को जब हम ब्रेक करते हैं तो देखिए अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन 78 का करते हैं तो 2 से जाता है आता है 39, 3 से जाता है आता है 13,
तो हमें क्या मिलता है, 78 की जगह हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 13। तो देखिए ये जो नंबर है, इस नंबर के इतने सारे फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हमें इसमें मिल रहे हैं, तो इसलिए ये नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। सेम वे जब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो इसमें भी वही है, 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 + 5। अगेन वही हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 5 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42, 42 और यहाँ पे 42 × 4, तो 42 × 4, 4 2 = 8, 4 4 = 16, 168, 168 × 6, 998, और फिर उसमें हम 1 जोड़ रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 × 6 = 42, 42 × 4, 4 2 = 8, 4 4 = 16, 168, 3 2 = 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 = 48, 4 कैरी, 6 6 = 39, 6 6 = 36 and 4 is 40, yes 0, 4 कैरी, 6 1 = 6 और 4 10, 1008। जब उसमें 1 जुड़ रहा है तो 1009। तो ये जो 1009 आ रहा है ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड जाएगा नहीं। तो देखिए, लेकिन फिर भी ये जो नंबर है, इस नंबर के अगर हम फैक्टर्स देखें तो एक 5 है, एक ये नंबर है, एक 1 है और एक ये नंबर खुद भी है। तो इसलिए इसमें भी हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। तो इसका रीजन हम लिखेंगे, सिंस द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स आर मोर देन 2, since the factors of numbers are more than 2, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ या मैं इसे रफ करके यहाँ लिख देती हूँ, more than 2, so it is composite, so they are, yes 2 है, they are composite number। तो कॉम्पोजिट नंबर होने का रीजन आपको समझ में आ गया कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो देखिए ये एक सर्कुलर फील्ड है, इसके चारों तरफ जब सोनिया एक राउंड लेती है तो उसको कितना समय लगता है, 18 मिनट। ठीक है, ये जो हमारा सर्कुलर फील्ड है, इसके चारों तरफ सोनिया को एक राउंड लेने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, इसी के चारों तरफ घूमने में रवि को कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स। तो अगर रवि घूम रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स, ये रवि के लिए। दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लीजिए यहीं से स्टार्ट किया, चलिए हम इसको भी यहीं कर देते हैं। दोनों ने एक ही टाइम और एक ही समय एक ही जगह से स्टार्ट किया। ये सोनिया का है 18 मिनट और ये है रवि का 12 मिनट। दोनों ने सेम टाइम सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया, तो वो वापस कब, इसी जगह पर आकर मिलेंगे, क्योंकि पूछा आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है तो यहाँ कब वो आकर एक साथ मिलेंगे। तो देखिए सोनिया जो है उसको 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो जैसे दोनों फर्स्ट राउंड करेंगे तो सोनिया जो है उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, रवि जल्दी कर लेगा। फिर सोनिया का सेकंड राउंड होगा तो रवि का क्या हो जाएगा, थर्ड राउंड, तो फिर जाके दोनों मिल सकते हैं। पर ये हमें शो करना है तो कैसे किया जाएगा, जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन है तो हमें इस क्वेश्चन में मिनिमम या मैक्सिमम, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट ऐसे वर्ड ढूंढने चाहिए। तो देखिए यहाँ ना मिनिमम है, ना मैक्सिमम है, ना लार्जेस्ट है, ना स्मॉलेस्ट है।
लेकिन कहीं ना कहीं वो हिडन है। जैसे दिखा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच दे मीट एट द सेम पॉइंट, इसमें ये हिडन है। या आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द मिनिमम टाइम एट द आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स जो लिखा है यहाँ पे, हो सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम टाइम एट विच दे विल मीट अगेन। तो यानी मिनिमम जो वर्ड है वो यहाँ छुपा हुआ है। तो जब मैक्सिमम वर्ड आता है या लार्जेस्ट आता है तो हम क्या निकालते हैं, एस सी एफ। देखिए एस सी एफ में ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है, इसलिए एस सी एफ। और जब मिनिमम आता है या स्मॉलेस्ट आता है तो हम लेते हैं एल सी एन। हालांकि एलसीएम का आंसर बड़ा होता है, एस सी एफ का आंसर हमेशा छोटा होता है। जैसे देखिए 18 और 12, इससे बड़ा आंसर आएगा अगर हम एलसीएम निकालते हैं, और इससे छोटा आंसर आएगा अगर हम एस सी एफ निकालते हैं। लेकिन इससे इसका कोई मतलब नहीं है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वो मल्टीपल का लोएस्ट कॉमन है और ये फैक्टर्स का हाईएस्ट कॉमन है। तो ये चीज़ दोनों अलग है। लेकिन जब हम किसी वर्ड्स को जब पकड़ते हैं कोई क्वेश्चन करने के लिए, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड जब हम देखते हैं इनमें या कहीं हिडन है हम उसे ढूंढ लेते हैं, तो उससे वो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। या कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि बच्चे घूम जाते हैं, उन्हें मैक्सिमम मिनिमम वर्ड से भी सही आंसर नहीं मिलता, क्योंकि हमें ये चीज समझनी है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसी का मैक्सिमम और मिनिमम आना चाहिए, और किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमम नहीं होना चाहिए। तो आप अगर वहां भी कंफ्यूज हो तो आप सिर्फ ये सोचिए कि जैसे यहाँ रवि और सोनिया है, ये 18 एंड 12 मिनट्स इनके एक राउंड में इनको टाइम लगता है, तो कितने समय बाद वो दोनों मिलेंगे। तो देखिए जब दोनों को 18 और 12 मिल रहा है तो ये हमारा कॉमन सेंस है कि इससे कम टाइम में तो वो मिलेंगे ही नहीं, और इससे ज्यादा टाइम में मिलेंगे, तो ज्यादा हमेशा क्या आएगा, एलसीएम। सीधी सी अगर इस चीज को भी हम समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो उससे बहुत से प्रॉब्लम्स हम हमारे सामने आएंगे जिसमें हमें मैक्सिमम मिनिमम वर्ड देखना है। अगर उससे क्लियर नहीं हो तो आप इसी बात को दिमाग में रखिए कि आंसर जो है वो इससे बड़ा आना चाहिए कि इससे छोटा आना चाहिए। अगर आंसर छोटा आने, हमको समझ में आ रहा है कि आंसर छोटा आना चाहिए तो हम निकालेंगे एचसीएफ, और अगर हमें समझ में आ रहा है कि आंसर बड़ा आना चाहिए तो हम निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि जो आंसर है वो बड़ा आना चाहिए, तो अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, 18 एंड 12 का एलसीएम। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 के लिए भी कर लीजिए। तो देखिए 18 हम लिख रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, कॉमन इज 3 और यहाँ 2। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, अच्छा मैंने कॉमन ले लिया एचसीएफ के हिसाब से, लेकिन एचसीएफ हमें चाहिए नहीं, हमें तो इसमें एलसीएम चाहिए, क्योंकि बोला है कम से कम कितने समय बाद वो मिलेंगे, तो कम से कम में हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो कॉमन की जरूरत नहीं है। देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ 1 बार, तो हाईएस्ट कितना है, 2 बार। 3 कितनी बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो हाईएस्ट कितनी बार है, 2 बार, तो वो दोनों लेना है। यानी देखिए 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 है 36, 36 मिनट के बाद वो दोनों जो है सेम पॉइंट सेम जगह पे मिलेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम बेस पे। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अपने कमेंट्स लिखें, आपके अच्छे कमेंट्स हमको मोटिवेट करते हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं और हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।